हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर सभी स्टूडेंट का वापस से एक बार फिर बहुत बहुत वेलकम है। तो बेटा आज हम जो लेकर के आए हैं फिजिक्स की सीरीज का चैप्टर नंबर 2 डायमेंशंस एंड एरर्स। हम इसे अपने अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 दे रहे हैं डायमेंशंस। लेट्स स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन। आप खुश होके बैठिए, समझिएगा, देखिए, हैप्पी हो कि डायमेंशन आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे फर्स्ट चैप्टर का बेसिक पता नहीं चला ना कि यूनिट पढ़ाई छोटी छोटी, फिर लार्ज मेथड के लिए इको वगैरह पढ़ाए, फॉर्मूले बता दिए, उसके बाद उनके क्वेश्चंस, उनके बाद क्वेश्चंस के पीपीटी, और बीच में एक दिन डायमेंशन की क्लास को रोक करके एक लेक्चर वापस से एक न्यूमेरिकल का डाल देंगे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डायमेंशन। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है डायमेंशन का हम यूज कहां करते हैं। जैसे मैं चैप्टर को आगे बढ़ाता जाऊंगा वहां डायमेंशन का यूज मैं बताऊंगा। बेटा आप रियल बताऊं, अभी डायमेंशन के सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे डायमेंशन याद करनी है। डायमेंशन याद नहीं की जाती, डायमेंशन के अंदर एप्लीकेशंस लगाई जाती हैं। मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकता हूं, डायमेंशन के अकॉर्डिंग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ड्राइव कर सकता हूं। ये सारी एप्लीकेशंस इसके बाद आती हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डायमेंशन और कुछ डायमेंशन कैसे निकाली जाती हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप चैप्टर वाइज अपने फॉर्मूले याद कर लेंगे, चैप्टर वाइज अपनी फिजिकल क्वांटिटी याद भी कर लेंगे, तो मैं कहता हूं आपको कोई भी डायमेंशन रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्मूला है या आपके पास फॉर्मूला याद है, आपको फॉर्मूला पता है, तो आप 100% डायमेंशन निकाल लेंगे। आपको बस उसके कुछ सिग्निफिकेंस पता होने चाहिए, जिनको अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लेट्स नाउ। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है डायमेंशन। तो मैं सबसे पहले बताऊं, डायमेंशन इज द पावर टू इन विच फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड फ्रॉम ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है बेटा कि इसका मतलब मैं आपको समझाऊं कि डायमेंशन इज द पावर ऑफ इन विच फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड फ्रॉम ड्राइव्ड यूनिट। यानी कि जो डायमेंशन होती है वो एक ड्राइव्ड यूनिट की ऐसी पावर होती है जिसको ड्राइव्ड यूनिट से फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो डायमेंशन है वो डायमेंशन हमारी ड्राइव्ड यूनिट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म या पावर फॉर्म ऑफ द ड्राइव्ड यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। ये हमारी अपनी मॉरल लैंग्वेज है जो हम बोलते हैं। पर लेकिन अगर ध्यान से देखें, डायमेंशन इज द पावर, डायमेंशन एक ऐसी पावर है टू इन विच फंडामेंटल यूनिट आर राइज्ड, जिसकी वजह से, जिनमें से फंडामेंटल यूनिट रेज की जाती हैं, निकाली जाती हैं, किससे? ड्राइव्ड यूनिट से। यानी कि डायमेंशन एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से, या डायमेंशन एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से जिनमें से फंडामेंटल यूनिट को ड्राइव्ड यूनिट में से निकाला जाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में। यानी कि आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उस फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट से हम फंडामेंटल यूनिट जो निकालते हैं वो फंडामेंटल यूनिट पावर की फॉर्म में आ जाती है। फंडामेंटल यूनिट पावर की फॉर्म में आ जाती है। उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा? डायमेंशन। क्या बोल देते हैं? डायमेंशन। क्या बोल देते हैं? डायमेंशन। तो इसका मतलब डायमेंशन, अगर डायमेंशन एक ऐसी सिंपल फॉर्म होती है कि डायमेंशन एक सिंपल ऐसी फॉर्म होती है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ड्राइव्ड यूनिट को सिंपल फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को ही हम डायमेंशन बोलते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, द डायमेंशन, बहुत अच्छे बेटा नोट्स बना के चलना है, द डायमेंशन इज द simplest form of derived unit, simplest form of derived unit of the physical quantity, कि डायमेंशन जो है वो हम देखो, डायमेंशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ड्राइव्ड यूनिट, कि डायमेंशन हमारे ड्राइव्ड यूनिट की वो सिंपल फॉर्म है जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है।
अब इसका बेसिक एग्जांपल समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। जैसे आपने ले लिया बेटा एरिया, क्या ले लिया? एरिया। अब एरिया जो है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। अब एरिया निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, बिल्कुल इस तरीके से निकालते हैं। अब लेंथ यानी कि एरिया इज इक्वल टू कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ को मेजर करते हैं मीटर के अंदर और इसका सिग्निफिकेंस होगा L, यानी कि एक तरह की लेंथ है। ब्रेथ भी क्या है? एक तरह की लेंथ है, इसका सिग्निफिकेंस भी L। तो L इंटू L करेंगे तो कितना आ जाएगा? L स्क्वायर। कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। तो देखो ये क्या है? ड्राइव्ड यूनिट। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट। तो इस फंडामेंटल यूनिट को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? मतलब मैंने पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? इस ड्राइव्ड यूनिट को, जो एरिया है वो मेरी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एरिया, और जो L है, जो लेंथ है, वो फंडामेंटल यूनिट है यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मैंने इस फंडामेंटल क्वांटिटी को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया कि नहीं किया? कर दिया। किसको कर दिया? ड्राइव्ड यूनिट को कर दिया, ड्राइव्ड क्वांटिटी को कर दिया। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन। तो एक बार देखिए, डायमेंशन इज द पावर टू इन विच फंडामेंटल क्वांटिटी आर रेज्ड। डायमेंशन एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वो पावर है जिसमें ड्राइव्ड यूनिट से फंडामेंटल क्वांटिटी को बनाया जाता है, उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। और याद करने के लिए, डायमेंशन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ड्राइव्ड यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन जो है वो फिजिकल क्वांटिटी का कोई भी ड्राइव्ड क्या है? फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी कि किसी भी ड्राइव्ड यूनिट की क्या है बेटा? सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन। क्या बोलेंगे? डायमेंशन। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब सबसे पहले मैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूं। फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि किस चीज के लिए हमें क्या टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। तो सबसे पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन मतलब डायमेंशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना है मुझे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डायमेंशन, तो देखो सबसे पहले जब भी आपको कहीं भी लेंथ की बात करी जाएगी बेटा, लेंथ, तो लेंथ को हमेशा आप L के अंदर लेकर के चलेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना। मतलब जहां भी आप जिस चीज को आप मीटर में मेजर कर सकते हैं ना, जिन चीजों को आप मीटर में मेजर, जैसे रेडियस के भी आप L लेके चलेंगे, लेंथ L लेके चलेंगे, ठीक है, आपका ब्रेथ L लेके चलेंगे, हाइट L लेके चलेंगे। मतलब जिस चीजों को हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, जिन चीजों को मीटर में मेजर कर सकते हैं, जिन चीजों को सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, उनकी जगह हमको L लिखना है। उनकी जगह क्या लिखना है बेटा? हमें L। क्या दोस्तों सभी क्लियर है? क्या बेटा यहां क्लियर है? बिल्कुल। लेंथ के लिए क्या लिखेंगे हम? L। यानी कि अब सबको सोचोगे कि सर हमें जरूरी है हर जगह लेंथ, तो कहीं हमसे डायामीटर की बात करें। अरे डायामीटर कितना होता है? रेडियस का डबल। तो रेडियस तो हम मीटर में मेजर कर सकते हैं, तो रेडियस की जगह भी L ही आ जाएगा। दैट्स क्लियर। इस तरीके से तो लेंथ की जगह हम क्या यूज करेंगे? L। उसके बाद मैं आपको बताऊं मास की बात करूं, मास, तो बेटा मास को हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं भी लेंगे वो मास आपका m से जाएगा, ठीक है। दूसरा, सबसे पहले टाइम बेटा, टाइम, मैं आपको सारी बात बता के चलूंगा। टाइम बेटा, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? t से। आप सेकंड मत कर देना, टाइम को हम t से। अगर देखना भी चाहो लेंथ, तो लेंथ का फर्स्ट कैपिटल लेटर L, मास का फर्स्ट कैपिटल लेटर M, टाइम का फर्स्ट कैपिटल लेटर T। हमेशा याद रखना, लेंथ आपका L में जाने वाला है, मास M में जाने वाला है और टाइम T के अंदर जाने वाला है। बात क्लियर। और भी ऐसे फिजिकल सिग्निफिकेंस है। कहीं आपका टेम्परेचर आ जाएगा बेटा, कहीं पर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर को बोलेंगे इसके अंदर थीटा टाइप में, यानी कि थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा। इस चीज का ध्यान रखना, टेम्परेचर को थीटा बोलेंगे। कहीं आपसे अगर एंगल की बात करेगा तो एंगल भी हम थीटा ही लेंगे।
मेरी बात समझ में आई? टेम्परेचर को थीटा लेंगे, एंगल भी थीटा ही लेंगे। ये 4-5 ऐसे फिजिकल सिग्निफिकेंस है जिनको निकालने के लिए हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और यही कॉमन है बेटा। मास को किससे लेंगे? मास को हम L, वो लेंथ को L, मास को M, टाइम को T, टेम्परेचर को थीटा और एंगल को भी थीटा। ठीक है, कहीं आपसे अगर रेडियस की बात करूंगा, कहीं आपसे रेडियस की बात करी, कहीं आपसे डायामीटर की बात करी, तो भी मैं क्या यूज करने वाला हूं? उनकी जगह L ही यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो ये सारे कुछ सिग्निफिकेंस ऐसे होते हैं जिनको हमें यूज करना होता है, और इन सिग्निफिकेंस को मैं पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। ये सारे के सारे जो सिग्निफिकेंस है ना, इनको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा, मेरी डायमेंशन निकल करके आ जाएगी। इसी चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस हमको यूज करने हैं। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहला एग्जांपल देखो, सबसे पहला एग्जांपल मैं आपसे बात करता हूं। सबसे पहले आप मुझे वॉल्यूम दीजिए, वॉल्यूम। तो आप देखो सबसे पहले वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो एक बेटा ड्राइव्ड यूनिट होती है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, बेटा लेंथ इनटू ब्रेड्थ और इनटू हाइट। कितने समझदार बच्चे हैं आप, नया चैप्टर चला है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब लेंथ को क्या मीटर में मेजर कर सकता हूं? कर सकता हूं। चौड़ाई ब्रेथ मीटर में मेजर कर सकता हूं, हाइट मीटर में मेजर कर सकता हूं। इसका मतलब जो चीज मैं मीटर में मेजर कर सकता हूं उनके लिए सिग्निफिकेंस क्या लगाऊंगा? L। तो यानी कि सपोज कर लेंथ की जगह भी L लगाऊंगा, इंटू ब्रेथ की जगह भी L लगाऊंगा, इंटू हाइट की जगह भी L लगाने वाला हूं। तो L इंटू L इंटू L, तो क्या मैं L की क्यूब बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? यानी कि डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम कितना आ गया? डायमेंशन ऑफ द वॉल्यूम L क्यूब। तो बेटा डायमेंशन कितना आ जाएगा? वो डायमेंशन आ गई L क्यूब। मतलब मैंने ड्राइव्ड यूनिट को पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ड्राइव्ड यूनिट को क्या कर दिया? पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को ही तो क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन। तो याद हो गया होगा। तो इसकी डायमेंशन कितनी आ गई? इसकी डायमेंशन आ गई L क्यूब। बात क्लियर? आगे अब डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया सर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के ई से। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को हम v से, हाफ एम वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला तैयार हो गया काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर, जो आप बचपन से जानते हैं। अब मुझे इसकी डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले एक बात देखो, अगर आपको यह देखना है जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला आएगा, सबसे पहले यह देखना है उसके अंदर की कांस्टेंट चीज क्या है। कांस्टेंट चीज क्या है? तो मेरे हिसाब से इसके अंदर 1/2 जो है वो कांस्टेंट ही है, उसका तो कोई डायमेंशन नॉट पॉसिबल। कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या होता है? नो डायमेंशन। अरे स्टूडेंट बेटा क्या होता है कांस्टेंट का? नो डायमेंशन। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा? मेरे पास बचा एम वी स्क्वायर। बेटा एम तो मास है, एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल्स, यानी कि वो पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास को तो बेटा हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने देखा। मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा वेलोसिटी, अब वेलोसिटी निकालने में दिक्कत आती है कि सर वेलोसिटी की डायमेंशन कैसे निकालें? तो वेलोसिटी के लिए तो आपको, अब मैंने क्या बताया कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको मैं यहां पे बता रहा हूं बेटा। देखो इसको निकालने के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अरे मुझे बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर कर सकता हूं? हाँ डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर कर सकता हूं, L। क्या टाइम को मेजर कर सकता हूं? टाइम में T, यानी कि L अपॉन T। अगर मैं T को ऊपर ले जाऊं तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो गई? LT-1। कितना हो गया बेटा? M, यानी कि LT-1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आप जानते भी हैं 6 क्लास का फॉर्मूला है। डिस्टेंस मीजर में या डिस्प्लेसमेंट आपका मीटर में मेजर कर सकता हूं, तो उसकी जगह क्या एल यूज करूंगा, अरे टाइम की जगह टी यूज करूंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, एल अपॉन टी। अब टी की पावर यहां पे नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगी माइनस में, तो वी की डायमेंशन कितनी होगी, एल टी माइनस 1। क्या वी की वैल्यू वहां पुट कर दूं, तो यानी कि यहां पुट करने से आ जाएगा एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। पावर जरूर लगाना है बेटा, पावर जरूर लगानी है। तो यहां पे आ गया हमारा m का, तो m आ गया बिल्कुल क्लियर। और अब ये स्क्वायर तो पूरी क्वांटिटी का है ना, तो यहां पे हो जाएगा एल स्क्वायर। अब टी की पावर -1 उसका स्क्वायर टी की पावर -2। तो करेक्ट डायमेंशन जो आ गई वो आ गई ml2t-2। बेटा कितना आ गया, ml2t-2। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ सकती है। कुछ बात समझ में आई? तो मैंने ये जो एग्जांपल बताए, मुझे बताओ सारे एग्जांपल क्या इन फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर बेस्ड है? हाँ बिल्कुल, सब जगह मैंने लेंथ को एल में लिया। देखो यहां पे आया डिस्टेंस तो भी मीटर में, मीटर की जगह एल लेंगे। मास आया तो एम लेंगे, टाइम आया तो टी लेंगे, और इसी के हिसाब से सारी डायमेंशंस निकलना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप इसे नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो आइए बेटा, अब हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी शुरू करते हैं। देखो ऐसे तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लगभग अगर हम पूरा चार्ट बनाएंगे हमारी फिजिक्स के अंदर 90 के आसपास, 90 से 100 के आसपास फिजिकल क्वांटिटी बैठेंगी, और उनकी डायमेंशंस निकालना एकदम तो पॉसिबल नहीं है, उनको हम धीरे धीरे कन्विंस करेंगे। पर लेकिन सबसे पहले जो हमें चार्ट के अंदर पढ़ना है वो हमें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले सिंपल वाली डेफिनेशन, फिर उसके बाद थोड़ा सा टफ लेवल पे लेकर के जाएंगे। जितनी भी सिंपल डायमेंशंस होंगी वो तो मैं आपको शीट के अंदर दूंगा। जो टफ वाली डायमेंशन होती है, जिनको सीधा फॉर्मूले से निकाला जाता है, वो डायमेंशन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि सिंपल वाली तो आपके टीचर्स ने पढ़ा दी होगी, वॉल्यूम का, एक्सेलरेशन का। पर इनसे जो अब सबसे पहले हम जो टफ वाली होती हैं, जिनके जैसे विस्कस कांस्टेंट, इन सब की ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनकी डायमेंशन निकालना हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं, हम भी इतना टफ नहीं जा रहे। सबसे पहले नंबर 1 से एक्सेलरेशन से शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो आप जानते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका फॉर्मूला ए वेक्टर इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी वेक्टर अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला भी सुना होगा आपने। तो सबसे पहले आप ये बताओ, मुझे बताओ, जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने निकाली थी, कितनी होती है, एल टी माइनस 1। कितना होता है बेटा, एल टी माइनस 1। बात करेंगे टाइम, टाइम की डायमेंशन कितनी होगी, टी, ठीक है। अब ये t की पावर पॉजिटिव है, ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा, -1। तो यानी कि पहले से ही मेरे पास क्या है, LT -1, और t की पावर -1 और चला गया, तो कितना हो गया, LT -2। तो ये होती है एक्सेलरेशन की डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितना हो जाएगा, LT -2। तो देखा, फॉर्मूले से निकाला। नंबर सेकंड, अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, डेंसिटी की, तो डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर फॉर्मूले में लिखें तो डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी। बिल्कुल सही बोला कि डेंसिटी इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन वॉल्यूम। अब आपको पता है मास की डायमेंशन कितनी होती है, मास की डायमेंशन होती है एम, इसे एम से ही रिप्रेजेंट करते हैं। और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है एल क्यूब। आपने देखा था ना अभी, वॉल्यूम निकाला था, लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, यानी कि वॉल्यूम की डेंसिटी कितनी, वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है, एल क्यूब। अब ये एल क्यूब नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो कितना बनेगा, ml-3। कितना बनेगा बेटा, ml-3। ये डायमेंशन होती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी की डायमेंशन कितना आ जाएगा, डेंसिटी की डायमेंशन आ जाएगी ml-3। कुछ बात समझ में आ रही है। उसके बाद सबसे पहले आपने फोर्स, नंबर 3 पे आना चाहिए, फोर्स। हम फोर्स के निकालने की कोशिश करें। अब फोर्स के निकालने की कोशिश करें तो पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फोर्स क्या होता है, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू
एक्सेलरेशन F इजिकल टू ma, यही आपने सुना है कि फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की जो डायमेंशन होती है, मास की डायमेंशन होती है L m, और a की जो यानी कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी आपने निकाला है LT-2, तो यानी कि कितना हो जाएगा LT-2। क्लियर? तो यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी आ जाएगी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी MLT-2। क्लियर है ना? इस तरीके से छोटी छोटी डायमेंशंस तो आप निकाल सकते हो, ये तो सीधा फॉर्मूले पे डिपेंड है। अब मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखा कि ये जो फोर्स की डायमेंशन है ना, आप कुछ भी करिए, चाहे आपके पास कोई सा भी फोर्स हो, चाहे आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई सा भी अदर वे में, कोई चाहे विस्कस फोर्स हो, सबकी डायमेंशन MLT-2 होती है। तो मैं यही क्लासीफाई करना चाह रहा हूँ, फोर्स के अंदर जितने भी फोर्स कैटेगरी ऑफ फोर्स होते हैं, जितने भी हमारे फोर्स होते हैं, सबकी डायमेंशन MLT-2 आएगी। आप बिल्कुल भी मत घबराना, कहीं आपसे विस्कस फोर्स कह दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स कह दिया, कहीं आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह दिया, आप कभी टेंशन में आ जाओ कि अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालूं, अब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की डायमेंशन कैसे निकालूं, वो नहीं करना। सभी फोर्स की कैटेगरी जो होती है, वो सभी फोर्स की कैटेगरी सेम होती है, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। अब इस फोर्स के अंदर बेटा मैं आपको बताऊं, क्लासीफाई कर दूं, यहाँ पे सबसे पहले हमारा इसे बोलते हैं, ये जो नॉर्मल फोर्स है इसे बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। एक नॉर्मल फोर्स होता है जो F इजिकल टू ma होता है, उसके लिए भी डायमेंशन यही अप्लाई है। एक बेटा होता है मैग्नेटिक फोर्स, एक होता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें लॉरेंज फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, वो भी इसी के अंदर यही डायमेंशन आएगी। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए भी डायमेंशन यही होगा। दैट्स क्लियर? उसके बाद अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद, यहाँ पे आ जाएगा विस्कस फोर्स, यहाँ पे आपका आ गया विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स के लिए भी क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत। और उसके बाद एक फोर्स और बचा, सबसे पहले फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स ही होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स के लिए भी यही डायमेंशन होगी। और एक फोर्स और बचा लास्ट में आपका न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स बचा बेटा मेरा? न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर भी इसी तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूं बेटा, कोई सा भी फोर्स हो, सबके लिए डायमेंशन कितनी आएगी, MLT-2। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, चाहे मेरा बेटा नॉर्मल फोर्स हो, चाहे मेरा मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे विस्कस फोर्स हो, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो, और चाहे न्यूक्लियर फोर्स हो, सभी फोर्सेस के लिए डायमेंशन कितना आने वाला है, सभी फोर्सेस के लिए डायमेंशन आ जाएगा MLT-2। कितना आ जाएगा बेटा? MLT-2। यहाँ तो आपका संशय दूर हो गया। अब आप चाहे आपका टीचर आपसे ये कह दे कि चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बताओ सर, MLT-2, चलो विस्कस फोर्स की बताओ सर, MLT-2, सर फ्रिक्शन फोर्स की बताओ, MLT-2। मतलब सभी डायमेंशन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि भले ही फोर्स के नाम अलग हो, है तो वो फोर्स ही, इसका मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो भी सेम आएगी। और मैं ये बेटा प्रूफ भी कर दूंगा आगे चल के कि सबकी डायमेंशन सेम भी आती हैं। नंबर 3 कैटेगरी की आपने पढ़ लिया, कौन कौन सा? नंबर 1 एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितना, LT-2, डेंसिटी ml-3, और तीसरा फोर्स हो गया MLT-2। नंबर 4 के बात करते हैं, एनर्जी। नंबर 4 पे बात करेंगे एनर्जी। अब एनर्जी के अंदर भी सारा क्लासीफाई करूंगा। तो देखो एनर्जी के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। अगर यहां पे मैं एनर्जी का क्लासिफिकेशन करूं तो एनर्जी के भी 2 क्लासिफिकेशन होंगे। सबसे पहला एक होता है काइनेटिक एनर्जी, जिसके लिए मैंने अभी निकाला था काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानते हो? तो काइनेटिक एनर्जी को क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv²। दूसरी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे क्या हम बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, मैं आपको बताऊं, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं PE इज इक्वल टू mgh। ये फॉर्मूला होता है।
अब दोनों की मैं डायमेंशन आपको निकाल के दिखाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी एनर्जी सही, उसकी जो हमेशा जो डायमेंशन होती है वो सेम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की देखो 1/2 तो कांस्टेंट होता है। सीधा हम बात करेंगे मास की, m की, तो m की डायमेंशन तो m आती है और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। कितना होता है बेटा? LT-1। तो यहां पे मेरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा LT-1 का होल स्क्वायर। तो यहां क्या निकाल दोगे? यहां निकाल दोगे ML2T-2। ये डायमेंशन होती है काइनेटिक एनर्जी की। अब मैं निकालना चाहता हूं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है mgh। तो बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि सर ये फॉर्मूला है क्या? ये बेटा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू हाइट। अगर मैं फॉर्मूले को ओपन करूं तो फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g, आप जानते ही है, इंटू यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? हाइट। क्लियर? अब देखो मास की डायमेंशन तो m होती है। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, चाहे कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो चाहे आपका नॉर्मल एक्सेलरेशन हो, उसकी डायमेंशन कितना होगा? LT-2। तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा? LT-2। अरे हाइट, क्या हाइट को मीटर में मेजर करते हैं? हाइट को मीटर में मेजर करते हैं, और जिस चीज को मीटर में मेजर करते हैं उसका सिग्निफिकेंस कितना होता है? L। तो यहां पे मैंने देखा मेरे पास बचा ML-T-2 इंटू L। अब L को L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ML2T-2। यानी कि यार इसकी भी डायमेंशन कितना आ गया? ML-T-2। तो मैंने देखा कि काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशन कितना है? ML-T-2। और पोटेंशियल एनर्जी की भी डायमेंशन कितनी है? ML2T-2। इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, चाहे आपको कोई सी भी एनर्जी दी जाए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी दी जाए, चाहे काइनेटिक एनर्जी दी जाए, चाहे रोटेशनल एनर्जी दी जाए, सभी एनर्जी के लिए जो डायमेंशन आने वाला है वो डायमेंशन बिल्कुल सेम आने वाला है। वो डायमेंशन कैसा आएगा? बिल्कुल सेम। इसमें भी जैसे मैंने आपको फोर्स के अंदर क्लासिफाई किया है, इसी तरीके से अंदर मैंने एनर्जी को भी क्लासिफाई किया है। आप गलती मत करना कभी आप टाइम वेस्ट करने के लिए कि भाई काइनेटिक एनर्जी का तो पढ़ रखा है ML-T-2, वो तो बिल्कुल पक्के याद है, पर पोटेंशियल एनर्जी कहां से पूछ लिया? अरे पोटेंशियल एनर्जी की भी जो होगी वो ML2T-2 ही होगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी। दैट्स क्लियर? आगे चलते हैं। अब उसके बाद बहुत सारे अब डायमेंशन, सबसे पहले अब जो यहां पे निकल के आते हैं इस तरह से आपने निकाली। अब सबसे पहले निकालते हैं मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता भी होना चाहिए। मोमेंटम जब आपका 5th चैप्टर चलेगा ना, 5th चैप्टर चलेगा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंदर जब आपको पढ़ाया जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर ma, तो F बराबर ma को जो प्रूव किया जाएगा वो मोमेंटम की फॉर्म में भी किया जाएगा कि डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू ma, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो मैं मोमेंटम की जो बात होगी रियलिटी में वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में सेकंड लॉ में होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे मोमेंटम की। तो मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो मोमेंटम कितना हो गया? मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि P को ऐसे ही रखेंगे, मास को हम, मास की डायमेंशन होती है या मास का सिग्निफिकेंस होता है m, और वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी होती है? वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1। अरे कितने समझदार हो गए तुम। तो कितना बन गया? वो बन गया मेरा ML-T-1। कितनी डायमेंशन आ गई? ML-T-1। तो मैं अगर आपसे मोमेंटम की डायमेंशन के बारे में पूछ लूं तो मोमेंटम की डायमेंशन कितनी होती है? मोमेंटम की डायमेंशन होती है ML-T-1। बेटा चैप्टर में मजा आ रहा है ना? फटाफट ऐसे ही निकालते जाएंगे। मोमेंटम की डायमेंशन कितनी होगी? ML-T-1। क्लियर? अब आगे चलते हैं फटाफट, छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी बातें होंगी पर मगर बड़ी बड़ी डायमेंशन निकल जाएंगी। अब सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूं फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना चाहता हूं? फ्रीक्वेंसी। बहुत आपने सुनी भी होगी और फ्रीक्वेंसी की शायद आपने कॉपी में करी भी नहीं होगी। मैं फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन की बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n। और इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। बहुत से बच्चों को याद नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के उल्टा होती है।
फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के उल्टा होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो इसका मतलब यहां पे मुझे समझ में आया कि सर आप एक काम करो, इसे निकालने से पहले मुझे फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाओ। तो हम आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में समझाते हैं। देखो ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है किसी के काम करने की टेंडेंसी। जैसे कोई भी चीज का हम पढ़ते हैं तो हमारे, आप बोलोगे कि कुछ स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट 6 घंटे पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर जितनी पावर है। जैसे आप सपोज करो एक टाइम में 2 चपाती खाते हो, कोई स्टूडेंट 3 चपाती खाता है, कोई खाता है 5। तो वो जो खाना खाते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक मशीन है, एक नया मशीन खरीद के लेके आए हैं, वो 1 मिनट के अंदर 10 चक्कर लगा रही है। एक पुरानी मशीन है जो उसको चलते चलते काफी टाइम हो गया, वो 1 मिनट के अंदर 6 चक्कर लगा रही है। और जो बिल्कुल एजिड हो गई वो 1 मिनट के अंदर 3 चक्कर लगा रही है। तो मतलब नई मशीन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10। कितने चक्कर लगा रही है? 10 चक्कर। वो 10 चक्कर से ज्यादा नहीं लगा सकती, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10। पुरानी मशीन जो थोड़ी पुरानी होगी उसके कितना हो गया? 6। जो सबसे बिल्कुल बेकार हो गई उसके 2। इसका मतलब वो जो राउंड है ना, वो राउंड जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। साथ में आपका एक एग्जांपल बताऊं, आपने जो है अपनी बाइक के अंदर या कभी एरोप्लेन के अंदर या ट्रेन के अंदर जो मीटर्स लगे होते हैं, उनके अंदर एक मीटर होता है आरपीएम। क्या होता है? आरपीएम। आरपीएम का मतलब जानते हो? राउंड पर मिनट, यानी कि राउंड पर मिनट, यानी कि या रोटेशन पर मिनट। या तो राउंड पर मिनट बोल दो या रोटेशन पर मिनट बोल दो। इसका मतलब वो कहते हैं कि 1 मिनट के अंदर जो इंजन का कपलर है वो 1 मिनट में कितना राउंड लगा रहा है। तो वो आरपीएम डिपेंड करता है इंजन की हॉर्स पावर पे। बाइक का आरपीएम, बाइक का कुछ नई नई बाइक आती हैं, स्प्लेंडर वगैरह में तो आरपीएम का कोई मैटर नहीं होता। जो अच्छी बाइक्स होती हैं केटीएम वगैरह, उनमें आरपीएम होता है 15 आरपीएम, 20 आरपीएम, 25 आरपीएम। इसका मतलब वो 1 मिनट के अंदर 25 राउंड लगा रही है। ट्रेन का आरपीएम 1500 तक होता है, 1500 चक्कर तक लग जाते हैं उसकी मशीन में। तो वो क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है, वो हॉर्स पावर की चीजें हैं। तो मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है हमारा वर्क करने की टेंडेंसी, कि हम 1 मिनट के अंदर या पर यूनिट टाइम के अंदर कितना काम कर सकते हैं। पर वर्क आउट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आ जाइए अब, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो यानी कि इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा n से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? n से। तो n इज इक्वल टू 1/t। तो 1 की तो कोई डायमेंशन नहीं हो सकती। टाइम क्या है? t क्या है? टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की डायमेंशन कितनी होती है? t। तो डायमेंशन को लिखते समय आप इस तरह से ब्रैकेट में जरूर बंद करें। अगर t को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना बचेगा? t की पावर -1। और इतनी डायमेंशन होती है फ्रीक्वेंसी की, यानी कि कितना? n इज इक्वल टू आ जाएगा t की पावर -1। यह आ गया आपका फ्रीक्वेंसी। क्लियर? आगे फिर और फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 7 एंगल की बात करते हैं। एंगल, एंगल आपने बहुत सुना होगा, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। तो आपने मैथमेटिक्स में भी यूज किया होगा कि थीटा एंगल इज इक्वल टू कितना होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा आर्क भी एक तरह की डिस्टेंस होती है और रेडियस भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है। तो इसका मतलब मैं यहां पे देखो, थीटा आर्क कितना है बेटा? आर्क भी एक तरह की डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को मीटर में मेजर करेंगे? नहीं करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। और जिस चीज को मीटर में मेजर करेंगे उसका सिग्निफिकेंस कितना होता है? L। बिल्कुल। अब रेडियस, क्या रेडियस मीटर में मेजर हो जाएगा? हाँ, रेडियस मीटर में मेजर हो जाएगा। रेडियस मीटर में मेजर हो जाएगा, उसकी भी डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे? L। तो L से L कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या आ गया? 0। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0। और थीटा इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है? कि जो हमारा एंगल है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। थीटा इज इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो यहां लिख सकते हैं यस, यस, एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एंगल इज डायमेंशन, एंगल इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। जो एंगल होगा वो हमेशा डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। कुछ बात समझ में आई बेटा? यहां तक की डायमेंशन कुछ समझ में आई? यहां तक का जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसे नोट कीजिएगा फटाफट। तो आइए फिर बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस देखते हैं, कुछ डायमेंशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो एंगल था, आपको पता लग गया एंगल क्या होता है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है।
उसके बाद देखिए सबसे पहले यहाँ पे आता है एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सक्लेरेशन, पहला एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी की वजह से एक्सक्लेरेशन। तो आप ग्रेविटी का मतलब जानते हैं, जैसे हम सपोज करो किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप से यहाँ पे भी कोई मैं स्टोन नीचे की तरफ डालूंगा तो वो नीचे की तरफ आएगा। तो वो इसे क्यों, ये नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इसे ग्रेविटी क्या कर रही है यहाँ पे अर्थ के पास। अर्थ में क्या होती है, ग्रेविटी। ग्रेविटी जो है वो अपना फोर्स लगा रही है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो वो जो लगने वाला यहाँ ग्रेविटी फोर्स लगता है वो लगता है F इजिकल टू एम जी। क्या लगता है, F इजिकल टू एम जी। तो एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फोर्स जो होता है कैसे निकालोगे, आप जानते हैं कि फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सक्लेरेशन, मास इनटू एक्सक्लेरेशन। अब एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो G, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले तो G होता है बेटा। तो फोर्स की जगह फोर्स रखेंगे, मास की जगह हम मास रखेंगे और A की जगह हम G रख देंगे। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मुझे G की डायमेंशन निकालनी है। तो G की डायमेंशन निकालने के लिए कितना हो जाएगा, F अपॉन M। बिल्कुल सही बात। अब F जो है ये कौन सा फोर्स है, F इजिकल टू एम जी यानी कि मास इनटू, है ना, F इज कितना हो जाएगा, F मास हो गया तो आपको पता ही चल गया। अब यानी कि आप ध्यान करो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, मैंने निकलवाया था। चाहे कोई सा भी फोर्स हो, फोर्स की डायमेंशन कितनी हो जाएगी बेटा, एम एल टी माइनस टू। और नीचे क्या लगा रखा है, मास, तो मास से मास कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा, एल टी माइनस टू। और शायद मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में इसको यूज भी किया था, एल टी माइनस टू। तो ग्रेविटेशनल एक्सक्लेरेशन की जो डायमेंशन होगी वो कितना होगा, एल टी माइनस टू। पता चल गया ना। उसके बाद नंबर सेकंड में आपको निकलवाना चाहता हूं। सबसे पहले यहां पे इस तरह से देखिए, नंबर सेकंड प्रेशर। तो सबसे पहले ये यूनिट आ जाएगी प्रेशर। अब प्रेशर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि मैं इसको ये नहीं बोल सकता F अपॉन ए। अरे कितने समझदार हो तुम। यानी कि प्रेशर P इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, F अपॉन ए। अब F जो है, F के अंदर देखें तो फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, एम एल टी माइनस टू, जो आप निकालते हैं। एरिया की डायमेंशन लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि एल स्क्वायर। बिल्कुल, तो एक एल स्क्वायर से एक एल कैंसिल हो जाएगा, क्या नीचे एक एल बचेगा। तो नीचे बचेगा तुम्हारा क्या, एम टी माइनस टू अपॉन एल। अब इस एल को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये होती है प्रेशर की डायमेंशन बेटा, ये होती है आपकी प्रेशर की डायमेंशन। निकाल सकते हैं ना इस तरीके से। देखो मुझे कोई डायमेंशन रटी हुई थोड़ी है, हमें क्या है, हमें फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके बाद प्रेशर के बाद आपके पास पता लग गया टेंशन। एक होता है टेंशन। टेंशन क्या होती है, टेंशन को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंशन इज इक्वल टू F अपॉन एल, यानी कि फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ उसको बोलते हैं टेंशन, या उसे बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो यानी कि T से फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। लेंथ की डायमेंशन कितनी होती है, एल, एल से एल कैंसिल, तो कितना बन जाता है बेटा, एम टी माइनस टू। कितने सुंदर बच्चे हो तुम, कितने स्मार्ट हो कि तुम अब फटाफट फटाफट डायमेंशन निकाल रहे हो। तो टेंशन फोर्स की डायमेंशन कितनी आ गई, एम टी माइनस टू। ऐसे कर सकते हो ना आप, इस तरीके से आप डायमेंशन निकाल सकते हो। उसके बाद सबसे पहले यहाँ आपने प्रेशर की भी निकाल दी। अगर मैं वर्क की निकालूं, वर्क की डायमेंशन, चलो मैं वर्क की डायमेंशन आपको देता हूं, वर्क की डायमेंशन आपको देता हूं। तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे टाइम के बाद में यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, यानी कि आप लगाना है W बराबर F इंटू एस, W बराबर F इंटू एस। आप मुझे इसकी डायमेंशन निकाल के बताइएगा स्टूडेंट। कर सकते हो ना, W बराबर F क्या है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन तो पता ही है, MLT माइनस टू। आप करिए और करके मुझे सॉल्व बताइए। सबसे पहले आपको फोर्स की वर्क की डायमेंशन आपको निकालनी है, क्लियर। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट। नंबर यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं उसकी निकालना चाहता हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो ऐसा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सबसे पहले आप सोचोगे कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने तो अभी सुना ही नहीं है और आपके टीचर ने सुनाया भी नहीं है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम वे में समझाता हूं। देखो बेटा समझिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो हमारे पास ये भी कोई पॉइंट है, इसको सेंटर पॉइंट मान लिया O। यहां से मैंने किसी P पॉइंट को मैंने मान लिया, यहां पे ये P पॉइंट है और P पॉइंट की O पॉइंट से P पॉइंट तक की रेडियस कितनी हो गई R। ठीक है, अब सपोज करो मैंने इस पॉइंट को तो फिक्स कर दिया बेटा, O पॉइंट तो मैंने फिक्स कर दिया और इसको मैंने अपने हाथ से पकड़ा और पकड़ने के बाद मैंने इसको चलाना शुरू कर दिया और चलाने के बाद मैं इस वाली सिचुएशन पे पहुंच गया और इस वाली सिचुएशन को मैं बोल रहा हूं P डैश। इस वाली सिचुएशन को क्या बोलूंगा बेटा, इस वाली सिचुएशन को बोलूंगा P डैश। मतलब ये जो P पॉइंट है ना, वो मेरा P पॉइंट यहां पर पहुंच गया, ये P पॉइंट जो है वहां पर पहुंच गया और P पॉइंट जो है जहां पे पहुंचा है उस नए पॉइंट को बोलते हैं P डैश। उस नए पॉइंट को बेटा क्या बोल देते हैं, उस नए पॉइंट को बोल देते हैं हम P डैश। तो P से चला गया P डैश, जब P से P डैश चला जाएगा तो वो कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। P से कहाँ जाएगा P डैश, कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, वो थीटा एंगल जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये कितना एंगल चला गया थीटा, इसी चीज को बोलते हैं थीटा यानी कि एंगल। तो पॉइंट कहां से चला P से, कहां पहुंच गया P डैश पर। तो P से P डैश की जो डिस्टेंस उसने कवर करी है ना, उसी को ही तो क्या बोलते हैं बेटा आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क, याद है। और ये इधर क्या है आपका रेडियस। और जितना इस P पॉइंट से P डैश तक जाने वो जितना एंगल चलेगा, उसी जितना वो चलेगा उसने कुछ तो डिस्टेंस कवर किया और वो थीटा एंगल से करा। तो इस वाले इस चीज को जो बोलते हैं वो बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस चीज का ध्यान रख लेना, इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होता है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है कि थीटा, और थीटा होती है डायमेंशनलेस। थीटा कैसी होती है, डायमेंशनलेस। अरे ये तो तुम समझदार हो गए कि जो थीटा है वो थीटा हमारी कैसी है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायमेंशन लेस है। वो मैंने आपको बता दिया कि वो जो जितना वो चला ना, वो जिस एंगल से चलता है उसी को ही हम उसका क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल चलते हो तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट आपको काइनेमेटिक्स में बताया भी होगा, आपके सर ने बताया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी होता है। बट ये जितने थीटा एंगल से मूव करेगा उसे क्या बोलेंगे हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, और थीटा मैं बता चुका हूं आर्क अपॉन रेडियस से कि वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ना। तो आपको पता लग गया ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी डायमेंशन होती है 0। अरे कितने समझदार हो तुम। तो इसी के साथ मैं आपसे एक क्वांटिटी पूछना चाहता हूं, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि वो जितनी वेलोसिटी से चलेगा उसे एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को भी हम क्या बोलेंगे, वी वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी वी थीटा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। थीटा का मतलब एंगुलर, वेलोसिटी का मतलब वी थीटा। यानी कि आप जितने भी दोस्त हैं वी थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेटा मैं आपसे पहले बता दूं कि आपको एकेडमिक लेवल से कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता के चलूंगा मैं, क्योंकि मैं बता रहा हूं इतना टाइम वो टीचर नहीं लगाते हैं, वो बताते नहीं है इन सब चीज़ों को कि आपको कैसे निकालना है। आज का फर्स्ट डे डायमेंशन है, मैं हर चीज़ को आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी, अब एंगुलर वेलोसिटी पता है आप कहाँ पढ़ोगे, एंगुलर वेलोसिटी आप रोटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ोगे बेटा सर, और उसमें पढ़ोगे आप सर्कुलर मोशन के अंदर। तो जब आपके सर बोलेंगे ना बेटा वी थीटा, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ डायमेंशन में देखा था एंगुलर वेलोसिटी को वी थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी, अब ये मत कंफ्यूज हो जाना कि यार वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का कुछ नया फॉर्मूला होगा, नहीं। अरे आपने वेलोसिटी सुना है, सुना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यह कैसा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। जब यहां पे एंगुलर लग गया तो यहां भी हम लिख भी तो सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात सही है गलत है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे आएगा एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे आएगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहां पे आने वाला है
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आपने देखा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एक डायमेंशन लेस है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तो कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, यानी कि यहां तो मैं इसकी 0 डायमेंशन रखूंगा अपॉन टी रखूंगा। इसका मतलब 0 का तो इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ क्या बचा टी, और टी को ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर -1 में जाएगा, +1 में, -1 में, क्योंकि नीचे पावर प्लस में है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी आ गई, टी की पावर -1। ठीक है बेटा, आज इन दोनों पे थोड़ा सा जरूर कंसंट्रेट करना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी और फोर्स की डायमेंशन आपको निकालनी ही है। कुछ बात आपको समझ में आई? तो बेटा आज की क्लास में हम इतनी ही डायमेंशन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं थोड़ी सी कंसेप्चुअल डायमेंशन जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ ग्रेडियंट, ये सब चीज़ें, आप घबराना मत, बहुत आसान है, इन सब की डायमेंशन निकालेंगे और डायमेंशन निकालने के बाद हम उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट कर देंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि डायमेंशन क्या है, डायमेंशन के लिए क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हम यूज़ करते हैं, उनको कैसे कैसे करते हैं, और डायमेंशन मैंने कैसे कैसे निकाली है। जिस भी डायमेंशन में आपको डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जो भी मेरे नियर बाई स्टूडेंट हैं वो व्हाट्सएप पे इसमें पूछ लेना कि ये डायमेंशन कैसे निकाली जाती है। ओके बेटा, थैंक्स आज की क्लास के लिए। आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई कीजिएगा।